आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान का सेट 5 2023 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। इसके बाद खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड क। इसमें लिखा हुआ कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेमी की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा इसका किरण आरेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर 21 है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको सूचित करते हैं हम लोग इसे कैपिटल आर से। आर बराबर है 40 सेंटीमीटर। तो जो दर्पण की वक्रता अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, यह अवतल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या किस में होती है? हमेशा माइनस में होती है। साथ ही साथ फोकस दूरी भी माइनस में होगा। तो यहाँ लिख देंगे -40 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर हम लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो सूत्र क्या होता है? F बराबर R/2 और R कितना है? -40। तो -40/2 कट जाएगा 20 बार में तो हो गया -20 सेंटीमीटर। और इसमें लिखा है कि वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी इसको सूचित करते हैं स्मॉल u से और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है। तो हम जानते हैं लेंस सूत्र से दर्पण है। दर्पण सूत्र से फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो फोकस दूरी है -20 तो लिख देंगे -1/20 बराबर 1/V प्लस U है -15 तो 1/-15 तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो -1/20 बराबर 1/V माइनस 1/15। -15 को ले आएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा। तो -1/20 प्लस 1/15 बराबर हो गया 1/V। 20 और 15 कैल्शियम निकालेंगे तो इसका कैल्शियम आएगा 60। तो 20 × 60 15 × 60 बराबर हो गया 1/V। 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस में आएगा 1/60 बराबर 1/V। तो V बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी हो गई 60 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी कितनी है? -15 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति बताना है तथा इसे बताना है किरण आरेख क्या होगा। तो जो V है ये किस में आया? प्लस में आया है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि दर्पण जो होता है उसके दाईं ओर की दूरी जो होती है ये धनात्मक होती है और बाईं ओर की दूरी होती है ऋणात्मक, माइनस में होता है। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो V बराबर जब प्लस आया है यानी कि जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के पीछे बन रहा है। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बनता है। इसका हमको खींचना है किरण आरेख। तो पहले बना लेते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, ये फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो इसमें फोकस कितना दिया हुआ है? फोकस है -20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस है 20 सेंटीमीटर और U वस्तु की दूरी है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो वस्तु है फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित है। सबसे लास्ट वाला केस होता है और इसी में इसका प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। तो एक किरण आरेख हम रखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के पास आ जाएगा
और सॉरी परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। और दूसरा हम कहाँ से ले जाते हैं, इस सी से ले जाते हैं ऐसे। तो जब वक्रता केंद्र से प्रकाशित किरण जाती है तो जब टकराती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है ऐसे। तो इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये कहीं एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पीछे मिलाएंगे तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इसका अगर ए है बी तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अभिसारी लेंस के सामने। अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, और अपसारी कहते हैं अवतल लेंस को कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में रखी हो तब उसका बताना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसका किरण आरेख बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22 का है, ये हो गया उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, यहाँ हम लिखेंगे F1, और जितनी दूरी पर प्रकाशिक केंद्र से F1 की दूरी होती है उतनी F1 से 2F2 की दूरी होती है, 2F1 की दूरी होती है। उसके बाद यहाँ होगा उतनी दूरी पर जहाँ O से F1 की दूरी है जितनी उतनी O से F2 की भी दूरी होगी और 2F2 की भी दूरी होगी। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो ये फोकस हो गया और ये प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच में कोई वस्तु है, मान लेते हैं वस्तु है ए बी। तो इसमें जो पहला प्रकाश का किरण होगा वो होगा मुख्य अक्ष के समांतर, और जब इसमें क्या होता है अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा, ऐसे F2 से जाएगा। और दूसरी प्रकाशिक किरण कहाँ से जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से। और जब जो प्रकाश किरण होता है जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो उसमें किसी तरह का विचलन नहीं होता है, तो दूसरा प्रकाशिक किरण ऐसे चला जाएगा। और प्रतिबिंब वही बनता है जहाँ अपवर्तित या परावर्तित प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ आगे हम कितना भी दूर बढ़ाएं ये काटेंगे नहीं, तो हम इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा वस्तु की ओर बनेगा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद है ख में लिखा है वस्तु F और फोकस दूरी 2F के बीच रखी हो। ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ होगा F1 और ये हो गया 2F1, यहाँ होगा F2 और यहाँ हो गया 2F2। और हमेशा जब भी हम किरण आरेख बनाएंगे, रे डायग्राम बनाते हैं, तो ये दूरी बराबर होनी चाहिए। जितना प्रकाशिक केंद्र से F2 की दूरी है उतना F2 से 2F2 की दूरी होनी चाहिए। उसी तरह प्रकाशिक केंद्र से जितनी F1 की दूरी है उतनी F1 से 2F1 के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि वस्तु F और फोकस दूरी 2F के बीच है, इसके बीच में रखा हुआ है। तो पहला रूल हमेशा है कि एक प्रकाशिक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे ऐसे, और जब मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, ये अपवर्तन के पश्चात जाएगा F2 से ऐसे। और दूसरा प्रकाशिक किरण कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से ऐसे जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनता है ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। कहाँ बनेगा, 2F2 से परे बनेगा। ठीक है, उसके आगे प्राप्त होगा और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये हो गया ए बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम
60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी के से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। तो गणना करना है परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 10 ओम और जो 40 ओम प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। उसके बाद फिर 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम ये भी तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो ये इसका तुल्य प्रतिरोध तीनों का और ये दोनों का तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएगा, फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालेंगे। उसके बाद तो हमारे पहले का आंसर हो जाएगा। फिर परिपथ में धारा निकालना है, तो धारा आई बराबर होता है V/R ओम के नियम से, V है 12 और जो हमारा प्रतिरोध आएगा उसको उसका मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चित्र मैंने पहले से बना लिया है, तो इसमें लिखेंगे माना R1 बराबर 10 ओम, फिर R2 बराबर 40 ओम, R3 है 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम है और R6 को मान लेते हैं 60 ओम। फिर यहाँ लिखेंगे कि R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डैश मान लेते हैं। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R डैश बराबर R1 कितना है, R1 है 10, R2 है 40, तो 1/10 प्लस 1/40। 10 और 40 कैल्शियम निकाल लेंगे, तो 10 और 40 कैल्शियम हो जाएगा 40, तो 4 बार भाग जाएगा और ये 1 बार हो गया, तो 4 1 5। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 5/40, 5 एकम 5 40 कर गया 8 बार में, तो R डैश निकल गया 8 ओम। इसके बाद फिर 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम ये भी समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसको हम लिखेंगे पुनः R3, R4 तथा R5 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं R डबल डैश, 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R डबल डैश बराबर R3 है 30, फिर 20 60, तो लिख देंगे 1/30 प्लस 1/20 और प्लस 1/60। अब 30, 20 और 60 कैल्शियम निकालेंगे तो इस कैल्शियम आएगा 60, तो 1/R डबल डैश बराबर 60, तो 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60 और 60 एकम 60। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6/60, तो 6 एकम 6 ये 10 बार में कट गया, तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 10 ओम। और हमको निकालना है कुल प्रतिरोध। तो पहला है हमको निकालना है कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R डैश और प्लस R डबल डैश। अब चित्र में ये दोनों प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो इसको माने हैं R डैश और R डैश का मान कितना निकला है, R डैश बराबर निकला है 8 ओम। तो लिख देंगे 8 और ये कितना है 10, कितना हो जाएगा 18 ओम। तो कुल प्रतिरोध हो गया 18 ओम। R बराबर हमको निकालना है इसमें संपूर्ण धारा। तो संपूर्ण धारा I बराबर हो जाएगा V/R और बैटरी का विभवांतर है 12 वोल्ट, तो लिखेंगे 12/R है 18, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2/3 एम्पियर। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें स्टार लगा, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है नहीं। इसके बाद इसका अथवा है विद्युत जनित क्वेश्चन, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद उपखंड ख केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, लिखा हुआ निम्नलिखित यौगिकों का आईपीसी नाम लिखिए। नाम लिखना है, पहला नियोपेंटेन, फिर द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, उसके बाद है ट्राइक्लोरो एसिड,
और एसिटिलीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नियोपेंटेन का आईपीएसी नाम। क्वेश्चन नंबर 25 का सबसे पहले नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन का आईपीएसी नाम होता है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, डाईमिथाइल प्रोपेन। इसके बाद है ख में लिखा हुआ है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो इसका होता है 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, क्योंकि लास्ट में OH लगा होता है, एल्कोहल होता है। उसके बाद है ग में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो जो एसिटिक एसिड होता है उसका होता है आईपीएसी एथेनोइक होता है, तो यह हो जाएगा ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। इसको लिखेंगे ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसके बाद फिर अगला है घ, इसमें है एसिटिलीन, तो जो एसिटिलीन होता है इसका आईपीएसी नाम क्या होता है, एथाइन होता है, क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होता है, तो एथाइन हो गया। इसके बाद है क्या होता है, इसमें लिखना है केवल संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। जो चूने का पानी होता है, क्वेश्चन नंबर 26, चूने का पानी होता है CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल 2, ठीक है, और इसमें हम प्रवाहित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CaOH का होल 2 और प्रवाहित करेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और बनता है जल H2O। तो यह अभिक्रिया संतुलित है, इसमें एक कैल्शियम, इसमें भी एक कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ और 2 2 2 4 हो गया, 3 1 4, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसमें भी, 2 हाइड्रोजन इसमें भी, यह संतुलित अभिक्रिया हो गई। इसके बाद ख में लिखा हुआ है शुष्क बूझे चूने की अभिक्रिया Cl2 से कराई जाती है। जो शुष्क बूझा चूना होता है ये भी यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल 2, और जब हम क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है क्या है, ये हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल बनता है H2। इसके बाद फिर ग में है जिप्सम को गर्म किया जाता है। जो जिप्सम होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 2H2, और इसको हम गर्म करते हैं 373 डिग्री केल्विन तक। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो होगा CaSO4 और यहाँ हो जाएगा हाफ H2, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये होता है डाईहाइड्रेट होता है, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3/2 H2। फिर है उसके बाद सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो सोडियम धातु होता है उसका होता है सिंबल, संकेत होता है Na, और जब इसकी हम जल से अभिक्रिया कराते हैं H2 तो बनता क्या है, बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो इससे पहले इसको संतुलित कर लेते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन है और यहाँ कितना हो गया, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हो जा रहा है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ सोडियम 2 हो गया तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये होगी संतुलित अभिक्रिया। इसके बाद फिर अथवा में क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, भर्जन, उपगय अवघटन और संचारण। तो सबसे पहले है भर्जन। भर्जन क्या होता है, जब हम अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं तो सांद्रण करने के बाद जो अयस्क के ऑक्साइड होते हैं उनको अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ हम क्या करते हैं, उसको मिलाकर गर्म करते हैं। तो लिखा हुआ अयस्क के ऑक्साइड को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक
के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। उसके बाद ख है उभय अपघटन अभिक्रिया। तो उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बन जाते हैं। क्या हम कहते हैं इसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, जब इसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH और सोडियम सल्फेट। इसके बाद अगला है संक्षारण। जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आता है तो उसकी सतह का क्षरण होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरी परत का निर्माण होना, ये सब क्या होता है संक्षारण होता है। जो संक्षारण होता है ये एक तरह की ऑक्सीकारक अभिक्रिया होती है। इसके बाद है उपखंड ग है, ये जो बायोलॉजी क्वेश्चन है। अब अगले वीडियो में हम लोग सेट 3 विज्ञान का सेट 6 को सॉल्व करेंगे।